बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट फ्रेज़ एंड टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने फ्रेज़ की डेफिनेशन बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया था और साथ में इसके 9 टाइप्स। एक्चुअली इसमें क्या हमारे पास तकरीबन 14 to 15 टाइप्स है, सो इसके कुछ टाइप्स रह गए थे, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि ये टॉपिक समझने में आसानी हो, इसके जो अगले टाइप्स है इसको समझने में आसानी हो। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। जेरेंड फ्रेज, जेरेंड है क्या? व्हेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी वर्क्स एज अ नॉन इज कॉल्ड जेरेंड। जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी नॉन के तौर पे काम करे उसको हम जेरेंड कहते हैं। अब जेरेंड फ्रेज की अगर बात करें, अ जेरेंड फ्रेज इज क्रिएटेड व्हेन अ जेरेंड अ वर्ब दैट टेक्स एन आईएनजी। अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म को जो है रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट फॉर्म हो और साथ में उसके साथ आईएनजी हो एंड फंक्शंस एज अ नॉन, और नॉन की तरह काम करें, जैसे मैंने बताया था, एज अ मॉडिफायर, ऑब्जेक्ट और बोथ दैट साउंड्स क्वाइट टेक्निकल। इसको एग्जांपल्स के साथ समझते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ईटिंग अ स्लाइस ऑफ पाई क्विकली एज अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। अब यहाँ पे ईटिंग क्या है? ये जेरेंड है। द जेरेंड इन द सेंटेंस इज ईटिंग। रिमेंबर, एक चीज़ याद रखना, ये नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अ जेरेंड इज़ अ नाउन। जेरेंड जो है हमेशा नाउन ही होता है। दैट इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग द आईएनजी सफिक्स टू अ वर्ब। लेकिन उसकी कंडीशन ये है, नाउन तब होता है जब इसके साथ आप आईएनजी फॉर्म लगाओगे, मीन्स सफिक्स आईएनजी ये लगाओगे, तब ये जो है नाउन होगा। The gerund phrase object in the sentence that the thing being acted upon in this case by eating is a slice of pie और is a slice of pie। slice of क्या है और pie ये जो है हमारे पास object है। The modifier in the sentence is quickly और modifier हमारे पास क्या है? ये quickly है। determiner भी कह सकते हैं या modifier। इसी तरह getting a promotion is exciting, ये एक नेक्स्ट एग्जांपल है जेरेंड के। अब गेटिंग क्या है? हमारे पास जेरेंड है और इसके साथ साथ जो हमारे पास अगला आता है इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज क्या है? एन इन्फिनेटिव फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ एन इन्फिनेटिव, अ मॉडिफायर और द यूज़ ऑफ प्रोनाउंस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स और कम्प्लीमेंट्स ऑफ एक्शन और स्टेट एक्सप्रेस्ड इन द इन्फिनेटिव। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। इसमें हमारे पास मॉडिफायर्स होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं और इसमें हम जो है प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ कम्प्लीमेंट ऑफ एक्शन और स्टेट एक्सप्रेस्ड इन द इन्फिनेटिव। इसको एग्जांपल से समझते हैं। डोंट कन्फ्यूज़ एन इन्फिनेटिव विद प्रीपोजिशनल फ्रेज बिगिनिंग विद द टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि इन्फिनेटिव फ्रेज को कभी भी प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ कंपेयर मत करना या उसको मतलब मिलाना मत। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज में क्या होता है? वो भी टू से स्टार्ट होता है, जैसे अंडर द ट्री, टू द लाइट हाउस, ये सब क्या है? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। लेकिन अब इन्फिनेटिव फ्रेज क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज कंसिस्ट ऑफ टू प्लस अ नाउन। ये इसने यहाँ पे फिर बता दिया कि प्रीपोजिशनल फ्रेज में क्या होता है? टू के डायरेक्ट उसके बाद क्या आता है? नाउन, प्रोनाउन आता है और एनी मॉडिफायर आता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज में क्या होता है? टू के बाद या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है या मॉडिफायर आता है। मॉडिफायर से मुराद वर्ब नहीं, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये आ जाता है। और इन्फिनेटिव इंक्लूड्स टू बिकम, टू इंटर, टू ड्रॉ। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज इंक्लूड टू हिम, टू हिज ड्रेस, टू हिज एड्रेस, टू द माउंटेन, टू माई हाउस, ETC। ये सब क्या है? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। लेकिन इन्फिनेटिव में क्या होता है? इन्फिनेटिव में टू के बाद डायरेक्ट कोई वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है। लेकिन प्रीपोजिशनल फ्रेज में टू के बाद कोई नाउन आता है, प्रोनाउन आता है या कोई मॉडिफायर आता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, याद रखना। इन्फिनेटिव में टू के बाद कोई मेन वर्ब आता है। वर्ब से मुराद कोई जैसे गो, इंटर, ड्रॉ, कम, वर्क, ये सब क्या है? ये वर्ब है। प्रीपोजिशनल फ्रेज में जैसे टू हिम, टू दिस एड्रेस, टू द माउंटेन्स, माउंटेन्स क्या है? नाउन है। टू माई हाउस, माई क्या है? हमारे पास प्रोनाउन है, हाउस क्या है? नाउन है। इसी तरह ETC, ये सब क्या है? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। टू वेट सीन फॉलिश व्हेन डिसिसिव एक्शन वाज नीडेड। अब टू वेट क्या है? ये हमारे पास इन्फिनेटिव वर्ब है।
अब आप कहेंगे कि ये तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि टू के बाद वेट है। वेट क्या है, हमारे पास वर्ब है। तो वर्ब टू के बाद अगर वर्ब आएगा तो वो क्या है, इन्फिनेटिव फ्रेज है। अगर टू के बाद कोई नाउन प्रोनाउन आएगा तो वो क्या होगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। एवरीवन वांटेड टू गो, अब टू गो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और साथ में ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। टू मेक लेमनेड यू हैव टू स्टार्ट विथ लेमन्स। अब टू मेक क्या है, हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज है। यहाँ पे दो दफ़ा इन्फिनेटिव फ्रेज का यूज़ हुआ है, टू मेक एंड टू स्टार्ट, ये दो दफ़ा यूज़ हुआ है। टू स्टार्ट विद लेमन्स, टू मेक लेमनेड, यू हैव टू स्टार्ट विद लेमन्स। सो आई होप आपको इन्फिनेटिव फ्रेज की समझ आई होगी और आप इसको कभी भी उसके साथ कंफ्यूज नहीं कर पाओगे, मीन्स प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ। Appositive phrase. An appositive phrase redefines, renames or modifies a noun with essential or non-essential information. Basically, appositive clarify a noun with another noun or a noun phrase that gives a noun extra context. Appositives can be a single word or a group of words and are often enclosed in commas if they come in the middle of a sentence. अब ये बहुत important है ये point कि appositive can be a single word, ये single word भी हो सकता है, group of words भी हो सकता है, and are often enclosed in commas if they come in the middle of a sentence. और ये आपको हमेशा कोमा में देखने को मिलेंगे, मीन्स इसके ब्रैकेट्स होंगे, कोमास होंगे। क्यों? अगर ये मिड में आएंगे, मतलब दरमियान में आएंगे, तो एपोजिटिव का अगर दरमियान में यूज़ किया जाएगा तो इसके दरमियान में जो है हमेशा आपको कोमास देखने को मिलेंगे। There are two types of appositive phrase, restrictive and non-restrictive. Non-restrictive appositive phrases also referred to as non-essential appositive phrases apply to information that is not necessary to the meaning of the sentence. ये इतना important नहीं होता। These are typically set off by commas. ये भी commas के ज़रिए set किया जाता है। Restrictive phrases also known as essential appositive phrases. इसके दो types हैं, non-restrictive, restrictive phrases. नॉन रिस्ट्रिक्टिव जो है उसको हम नॉन इसेंशियल एपोजिटिव भी कहते हैं और रिस्ट्रिक्टिव को हम इसेंशियल फ्रेजेस भी कहते हैं। ये इसेंशियल एपोजिटिव फ्रेजेस आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट प्रोवाइड इसेंशियल इंफॉर्मेशन इंडीड नीडेड टू फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। दीज फ्रेजेस डोंट नीड कोमास, इसमें कोमास की कोई यूजेज नहीं। इसको एग्जांपल्स के ज़रिए समझते ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पे ये एग्जांपल्स है। जोनाथन द क्लास क्लोन मेड एवरीवन लाफ ड्यूरिंग द टेस्ट। अब ये एक सेंटेंस है, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन नीचे दी गई है। इन दिस सेंटेंस द एपोजिटिव फ्रेज इज़ द क्लास क्लोन। एपोजिटिव फ्रेज कौन सा है? द क्लास क्लोन, विच प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? जोनाथन। जोनाथन हमारे पास सब्जेक्ट है, द क्लास क्लोन हमारे पास क्या है? एपोजिटिव फ्रेज है, क्योंकि ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में, मीन्स जोनाथन के बारे में। दिस इज़ अ नॉन रिस्ट्रिक्टिव एपोजिटिव फ्रेज। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो फिर ये एक नॉन रिस्ट्रिक्टिव एपोजिटिव फ्रेज दैट क्लैरिफाइज द इनिशियल नॉन। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू क्लैरिफाई जोनाथन एज द क्लास क्लोन बट इट कैन बी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको पहले एग्जाम्पल की समझ आई होगी। अगर पहले एग्जाम्पल की समझ आई है और इसके टाइप्स की समझ आई है तो ये अगले एग्जाम्पल सेम टू सेम इसी तरह है। ये माई स्टेप मदर रेबिका इज़ अ टैलेंटेड क्लैरिनेट प्लेयर, ठीक है। इसके साथ ये पूरा आप लोगों ने पढ़ना है। और ये इसके कुछ थर्ड एग्जाम्पल हैं। देयर इज़ नो वे यू विल डिफीट द फाइनल बॉस, द बॉस पावरफुल इनमी इज़ द गेम। यहाँ तक सेंटेंस है, फिर इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन ये है। इसी तरह माई फ्रेंड रॉन हैज़ नो अदर फ्रेंड्स, ये एक सेंटेंस है, ये इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है। द एपोजिटिव नॉन रॉन जो है ये एक इसेंशियल एपोजिटिव फ्रेज है। तो ये आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आई होप पहले एग्जाम्पल अगर आपकी समझ आई होगी तो ये समझना आपके लिए बिल्कुल ईजी है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक चीज़ को रीड आउट करूँ। पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल इज़ अ वर्ब। पार्टिसिपल जो है एक वर्बल होता है, ये वर्ब होता है और अ वर्ड बेस्ड ऑन अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेट ऑफ बीइंग एंडिंग इन ing। पार्टिसिपल में भी ing होती है, जेरेंड में भी ing होती है, लेकिन जेरेंड में फ़र्क ये है, जेरेंड और पार्टिसिपल में जेरेंड में जो है
स्टार्ट में लगाया जाता है। जेरेंड हमेशा स्टार्ट में यूज़ होता है। लेकिन पार्टिसिपल के हमारे पास फिर दो टाइप्स आ जाते हैं, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस आ जाता है। अब प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, उसमें ई डी, ई एन, टी, टी एन और एन ई लगाया जाता है। पास्ट टेंस में क्या होता है, दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, उसमें भी ई डी लगाया जाता है लेकिन एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है। इसकी अगर एग्जांपल देखें, दिस मीन्स इट नीड्स टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल एग्जांपल्स लाइक द क्राइंग, अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की एग्जांपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल। पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल की, द क्राइंग बेबी हैड अ वेट डायपर। क्राइंग बेबी हमारे पास क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल की एग्जांपल क्या है, द रैक्ट कार वाज टोटल्ड। रैक्ट क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि ये एज ए एडजेक्टिव यूज़ हुआ है और एडजेक्टिव के साथ साथ ये इसके साथ ईडी लगा है, मींस थर्ड फॉर्म। अगर थर्ड फॉर्म और वो एडजेक्टिव हो, कुछ वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव होता है थर्ड फॉर्म में, तो वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। अ पार्टिसिपल फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ पार्टिसिपल मॉडिफायर। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अब यहाँ से जो है इसकी एक्चुअल कहानी स्टार्ट होती है पार्टिसिपल फ्रेज की। And pronoun or noun phrases, the pronoun noun will act as the recipient of the action on the phrase. You need a comma after a participle phrase if it comes at the beginning of a sentence and the following phrase is a complete sentence. If the participle phrase is in the middle or at the end of sentence, you don't need a comma. इस पूरे को एग्जांपल्स के ज़रिए समझते ताकि को समझ आ जाए। पार्टिसिपल फ्रेज प्लस कोमा प्लस होल सेंटेंस। अब यहाँ पे इसके पूरा एक फार्मूला लिखा है। फॉर एग्जांपल, रिमूविंग हिज कोट जैक रश टू द रिवर। अब यहाँ पे ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कोमा, ये रिमूविंग हिज कोट के बाद कोमा है। अब रिमूविंग हिज कोट क्या है, ये पार्टिसिपल फ्रेज है, कोमा फिर उसके बाद होल सेंटेंस जो है, जैक रश टू द रिवर। प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, रिमूविंग हुआ और इसी तरह होल सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट क्या है, जैक है, वर्ब क्या है, रश्ड है। द पार्टिसिपल फ्रेज इन दिस सेंटेंस इज रिमूविंग हिज कोट विच इज़ एट द बिगिनिंग, ये ठीक है, ऑफ द सेंटेंस विद द होल सेंटेंस फॉलोइंग इट एज अ कोमा इज़ नीडेड। कोमा ये है, रिमूविंग हिज कोट के बाद जो कोमा है ये लगाया जाता है। होल सेंटेंस प्लस पार्टिसिपल फ्रेज। अब यहाँ पे सेंटेंस को पहले लिखा गया फिर पार्टिसिपल फ्रेज को लिखा गया। इसको समझते हैं। डेलर्स नोटिस्ड हर कज़न वॉकिंग along the shore line। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अब कोमे की कोई ज़रूरत नहीं, मीन्स हम कोमा नहीं लगाते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है, डॉलर्स, वर्ब क्या है, नोटिस, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, वॉकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो। द पार्टिसिपल फ्रेज इन दिस सेंटेंस इज़ वॉकिंग अलोंग द शोर लाइन विच इज़ एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ऑफ अ कोमा इज इट हेयर अ कोमा इज़ नॉट नीडेड। जैसे मैंने बताया कोमे की कोई ज़रूरत नहीं। ओह गॉट टायर्ड बिकॉज यहाँ पे लाइट भी नहीं है। लास्ट है आई थिंक ये एब्सोल्यूट फ्रेज। एन एब्सोल्यूट फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाइज एन इंडिपेंडेंट क्लास एज अ होल। इट्स etymology is from the Latin like free, loosen, unrestricted. An absolute is made up of a noun and its modifiers, which frequently but not always include participle or participle phrase. An absolute may precede, following or follow or interpret the main class. अब weather permitting we shall meet in the evening. weather permitting हमारे पास क्या एब्सोल्यूट फ्रेज है और ये we shall meet the evening ये हमारे पास एक पूरी इंडिपेंडेंट क्लास है। आई होप समझ आई होगी एब्सोल्यूट क्लास क्या होती है। एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होती है। एब्सोल्यूट फ्रेज अमूमन जो है नाउन के बाद डायरेक्ट मॉडिफायर। अब वेदर क्या है, नाउन है। इसी तरह गॉड विलिंग, गॉड क्या है, नाउन है, विलिंग क्या है, हमारे पास मॉडिफायर है। तो यहाँ पे वी शैल मीट अगेन ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ये अकेले में भी रह सकता है, मीन्स वी शैल मीट अगेन। तो यहाँ पे द वेदर बीइंग फाइन, वेदर क्या है, नाउन है, बीइंग क्या है, ये मतलब हमारे पास मॉडिफायर हुआ। वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक, ये हमारे पास सेंटेंस हुआ, इंडिपेंडेंट क्लास। द सन हैविंग राइज एंड वी सेट आउट ऑन आवर जर्नी। अब द सन हैविंग क्या है, हमारे पास एब्सोल्यूट फ्रेज है। एब्सोल्यूट फ्रेजेस आर यूज्ड टू कंबाइन टू क्लासेस दैट हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स। द विजिटर्स लेफ्ट, तो एब्सोल्यूट फ्रेजेस जो है दो क्लासेस को भी मतलब मिलाता है। जैसे द विजिटर्स लेफ्ट, वी वेंट टू बेड,
अब द विजिटर डिफरेंट है, द वी वेंट टू बेड ये एक अलग इंडिपेंडेंट क्लास है। हेयर द टू सेंटेंसेस हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स, दोनों के सब्जेक्ट्स भी डिफरेंट है, विजिटर डिफरेंट, वी जो है डिफरेंट सब्जेक्ट है। वी कैन कंबाइन देम यूजिंग अ पार्टिसिपल लाइक द विजिटर्स हैविंग लेफ्ट। अब यहाँ पे हैविंग क्या है, ये पार्टिसिपल है। वी वेंट टू बेड, इट वॉज अ स्ट्रॉमी डे, शी स्टेड इन साइड द हाउस, इट बीइंग अ स्ट्रॉमी डे वी स्टेड इन साइड द हाउस। तो ये है वी कैन चेंज एन एब्सोल्यूट फ्रेज इनटू अ सबऑर्डिनेट वर्ब क्लास। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको देख लीजिएगा। वेदर परमिटिंग कैन बी चेंज इनटू इफ़ वेदर परमिट्स। अब यहाँ पे ये जो है सब ऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास के तौर पे मतलब हम इसको चेंज कर सकते हैं। इफ़ वेदर परमिट्स वी शैल मीट एट द बिगनिंग, इफ़ गॉड विल्स वी शैल मीट अगेन, एज द वेदर वॉज फाइन वी वेंट फॉर अ पिकनिक आफ्टर द सन हैड राइजन। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।